जोरदार तालियों से मैं भाविन को इनवाइट करता हूं कि वो आज का कार्यक्रम शुरू करें। गुड मॉर्निंग। भाई मुझे लग रहा है कि अभी रविवार की सुबह नहीं हुई है, पीछे वाले शायद अभी। हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड। अभी कुछ ऐसा आवाज सुनाई दे रहा है कि सूरत में यहाँ कोई प्रोग्राम हो रहा है। अभी हम तीसरी बार बोलेंगे, यहाँ बाहर से कोई भी पसार हो रहा हो उसको तुरंत सुनाई देना चाहिए कि यहाँ कुछ चल रहा है। लास्ट टाइम जो सो रहा हो उसको जगाने का वक्त आ गया है, राइट? सो गुड मॉर्निंग। अभी कुछ ऐसा लगा कि हम सब यहाँ आए हैं, राइट? सबसे पहले मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज रविवार की सुबह शायद आप घर पे बैठ के टीवी देख सकते थे, फिर भी आपने एक ऐसे विषय को चुना और यहाँ सुनने आने के लिए अपने आप को तैयार किया कि आइए धन्यवाद करें माता पिता का। यहाँ आया हुआ हर एक इंसान यह पाएगा, यह अपने आप से रियलाइजेशन करेगा कि मेरे पेरेंट्स के मेरे ऊपर बहुत उपकार है, और वह रियलाइजेशन को आज एक्सप्रेस करना, एक्नोलेज करना और अपने पेरेंट्स को अप्रिशिएट करने का उनको मौका मिलेगा। मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, अब आप जो 2 घंटे यहाँ देने जा रहे हैं, कृपया इस लेक्चर को, इस सेशन को टीवी के मूवी बॉक्स की तरह मत सुनना। अगर आप ऐसे सुनेंगे 2 घंटे बाद आप यहां से चले जाएंगे, लेकिन आपको कुछ नहीं मिलेगा। मैं चाहता हूं ये प्रोग्राम, ये कार्यक्रम आप ऐसे सुने कि आप यहां 2 घंटे आपकी जिंदगी के आखिरी 2 घंटे देने आए हो। इसके बाद आपकी लाइफ अलग ही होगी। 2 घंटे तक कुछ एक्सरसाइजेस होगी, कुछ एक्टिविटी होगी, कुछ सवाल आते होगा, क्योंकि मेरा कोई भी लेक्चर इंटरेक्शन ही होता है। यह सेशन इंटरेक्टिव ही होगा। आप जितना ज्यादा पार्टिसिपेट करेंगे उतनी ज्यादा आपको वैल्यू मिलेगी। आपके ऊपर निर्भर करता है आप यहां से क्या लेके जाएंगे। बारिश बाहर हो रही है, कोई चम्मच लेके खड़ा रहता है, कोई कटोरी लेके खड़ा रहता है, और कोई स्विमिंग पूल लेके खड़ा रहता है। पानी उतना ही भरेगा जितनी उसकी कैपेसिटी है। आपकी कितनी कैपेसिटी है उस पर निर्भर करता है आप यहां से क्या लेके जाएंगे। मेरा कमिटमेंट है, मैं मेरा 100% दूंगा। मुझे आपसे खाली इतना ही चाहिए, आप जहां भी हो, जो भी हो, यहां ऐसा पार्टिसिपेट करिए, आपकी जिंदगी 2 घंटे बाद सेम नहीं रहेगी। मैं शुरू करता हूं सेशन। मैं कुछ वर्ड्स बोलूंगा, आपके माइंड में क्या आता है आपको बताना है। मारुति। खड़े हो जाइए प्लीज, मुझे एक साथ बोलेंगे नहीं सुनाई देगा। बजरंगबली, ओके। सुजुकी कार, ओके, गुड। वायु, हवा, पवन, वेरी गुड। और मार उठी हुई है, वेरी गुड। ये जवाब मुझे 14,000 में कई बार मिला है। यस, मारुति एक नाम, बहुत बढ़िया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन है, बहुत सारे जवाब आ रहे हैं। थोड़े थोड़े पीछे वाले अभी भी जागृत अवस्था। गुड मॉर्निंग। अभी कुछ लग रहा है पीछे वाले जाग गए। गुड, सबके जवाब सही है। मारुति यानी गाड़ी, मारुति यानी हनुमान जी, मारुति यानी पवन, मारुति एक नाम। मेरा सवाल यह है, जब हम मारुति सुनते हैं पहला हमारे माइंड में मारुति यानी गाड़ी क्यों आता है? अपने आप से पूछना है, क्यों मैं मारुति बोलता हूं तो मेरे माइंड में पहले गाड़ी का विचार आता है। कोई मेरा दोस्त बोलता है पहले मुझे बजरंगबली सुनाई दिया, गुड। कोई मेरा दोस्त नई गाड़ी लेके आता है और मुझे फोन करता है कि आज मैं मारुति लाया हूं, तो मैं कहूंगा कौन से साइज के हनुमान जी लाया है? हेलो, हम ये नहीं कहते हैं। हम कहते हैं SX4 लाया, ऑल्टो लाया, वैगनआर लाया, कौन सी मारुति की गाड़ी लाया? दूसरा एक क्वेश्चन है, अगर हम रोज सुबह जागते हैं, टूथपेस्ट यानी कि ब्रश करते हैं, टूथब्रश, उसके ऊपर कुछ लगाते हैं, क्या? कॉलगेट। क्यों कॉलगेट विचार आया? कॉलगेट क्या है? गुड, कॉलगेट एक कंपनी का नाम है, राइट, जो टूथपेस्ट बनाती है। अमर भी है, पेप्सोडेंट भी है, लाइक बबूल भी है, लेकिन हम दुकान में जाएंगे क्या कहेंगे? भैया एक कॉलगेट दो ना। क्यों? तीसरा एक सवाल जो यंगस्टर्स वैसे बैठे होंगे उनको तुरंत ही ख्याल आएगा, हम दुकान में जाते हैं और हमको कुछ मीठा खाना है। हेलो, कैडबरी क्या है? कैडबरी तो कंपनी का नाम है, लेकिन हमको डेयरी मिल्क खानी हो, हम जाके कहते हैं कैडबरी दो ना। क्यों हम पर्क,
फ्रूट एंड नट, क्रैकल, सिल्क नहीं कहते हैं? क्यों हमारे मुंह से कैडबरी निकलता है? क्यों मारुति यानी हमारे लिए गाड़ी, क्यों कैडबरी यानी डेयरी मिल्क उसका पर्याय? और एक लास्ट, जो लोग ऑफिस वाले होंगे वो सब बैठे हैं, सबको पता होगा जब हमको, मैं खुद भी बोल रहा हूं, कुछ चीज की जेरोक्स करवानी हो, हेलो, जेरोक्स क्या है? एक कंपनी का नाम है। जेरोक्स कंपनी एक ऐसा मशीन बनाती है जिस मशीन में एक साइड से एक पेपर हम डालेंगे, उसकी जितनी कॉपियां निकालनी है उतनी निकाल सकते हैं। लेकिन हम क्या कहते हैं? भैया जरा जेरोक्स करके लाओ। क्यों? क्यों हम मारुति यानी हनुमान जी नहीं कहते हैं? क्यों जेरोक्स यानी फोटोकॉपी नहीं कहते हैं? और क्यों कैडबरी यानी डेयरी मिल्क नहीं कहते हैं? यस, व्हाई? ब्रांडिंग है। ओके, गुड, आदत हो गई है। ओके, आपके दिमाग पे इन चीजों ने इतना हावी कर दिया है, केवल आपको यही नाम दिखता है, इसके नाम से ये आपका काम हो जाता है। बहुत बढ़िया। आपके दिमाग पे इस नामों ने इतना दिमाग पे एक छवि बना दी है, एक मान्यता क्रिएट की है कि उसके अलावा हमको और कुछ दिखता ही नहीं है। एक बार, दो बार, तीन बार हैमरिंग हुआ, फिर वो हमारे लिए हकीकत बन गई। राइट? हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। कुछ चीजें बचपन से आज तक हमारे दिमाग में उसकी एक छवि बन जाती है, एक हैमरिंग हो जाता है, फिर बार 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 देखा जाए, फिर भी हमको वो हकीकत नहीं दिखती। हम जिस नजर से देखते हैं, जैसे दूर से दो ग्लास दिख रहे हैं और एक ब्लू कलर दिख रहा है, हमको क्या दिखेगा? कैडबरी। ऐसे ही हमारे जीवन में हर बार कोई ना कोई चीज एक, दो, तीन बार हैमरिंग होती है और हमारे माइंड में वो हकीकत बन जाती है। मुझे यहां पे कोई एक वॉलंटियर चाहिए जो यहां आके मेरे साथ एक एक्सरसाइज करे। कौन आएगा? फास्ट, कोई भी आ सकता है, बहुत इजी है, प्लीज कम। अपना नाम? राजुल मोदी। ओके, राजुल भाई मोदी यहां खड़े हैं मेरे साथ। ये गोगल्स है, मैं उनको पहनाता हूं। राजू भाई तुम्हारा चश्मा करवा पड़ा, प्लीज। ये मेरे साथ खड़े हैं राजुल भाई, मैं उनसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा। राजुल भाई, वो व्हाइट लाइट्स है वो आपको कौन से कलर की दिख रही है? वो तो पीले कलर की है। पीले कलर की है। ओके, वो भाई साहब जो व्हाइट शर्ट पहन कर बैठे हैं व्हाइट कलर का, आपको कौन से कलर का दिखता है? वो वाइट ही दिखता है। वो व्हाइट ही दिखता है? ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? वो भी आपको येलो ही दिखेगा। अगर नहीं दिखता है तो यहाँ येलोइश है, वो बात बराबर है कि येलोइश दिखता है। दिखता है। हाँ। ये दीवार का जो कलर है वो कौन सा दिखता है? वो भी येलोइश ही है। ओके, ये ऊपर ट्यूबलाइट जो चल रही है वहां पे वो कौन से कलर की है? व्हाइट। जो शर्ट पहना है वो कौन से कलर का है? व्हाइट। ये दीवार है व्हाइट कलर की है, स्लाइड नहीं तो येलोइश कलर की है। मेरा सवाल ये है राजुल भाई, हम मान लेते हैं आपकी एज बता पाएंगे? 50। राजुल भाई 50 की एज के हैं। वो जब 10 साल के थे तब से उन्होंने ये येलो चश्मे पहन के रखे हैं। खाते पीते, उठते बैठते, सोते, लिखते, कभी भी उन्होंने ये चश्मे नहीं निकाले। उनके लिए विश्व कैसा होगा? पीला। फिर हम में से कोई भी कहेगा कि ये ट्यूबलाइट व्हाइट है, वो क्या कहेंगे? येलो ही है। हम कहेंगे ये शर्ट व्हाइट है, वो क्या कहेंगे? येलो ही है। यहां से एक व्हाइट कलर की गाड़ी पसार होगी, आप क्या कहेंगे? येलो। हम सब कह रहे हैं। फिर भी मेरे को तो येलो दिखाई देती है। हेलो, समझने की बात यह है हमारे सबके साथ यही होता है। बचपन से हमने कोई ना कोई चश्मे पहन लिए हैं, खाली चीज वस्तुओं के लिए नहीं, व्यक्तियों के लिए भी हमको वैसा ही दिखाई देता है जैसे हमारे येलो चश्मे हमको दिखाते हैं। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छवि हमने बना ली है। अगर ये 800 लोग या 1000 लोग बैठे हैं, वो आपको कहेंगे कि ये व्हाइट ट्यूबलाइट है, आप क्या कहेंगे? आई विल नॉट बिलीव। मैं नहीं मानूंगा। 1000 जन, 5000 जन आके कहे तो? अरे 10 જણા પણ 10,000 લોકો પણ કે પણ મને પીળું દેખાય છે એટલે પીળું જ છે। हेलो, प्लीज चश्मे दे दीजिए। थैंक यू राजुल भाई। अरे यार, आ तो सफेद થઈ ગયું। आज वही करना है। हम सब ने बचपन से कुछ ना कुछ चश्मे ऐसे पहने हुए हैं जो हमको व्हाइट नहीं दिखा रहा है, रियलिटी नहीं दिखा रहा है, हमको वही दिखा रहा है जो हमको देखना है। फिर दुनिया कुछ भी कहे, हमको वो नहीं दिखेगा। कुछ सवाल मैं पूछता हूं, अहमदाबाद के लोग कैसे? हेलो,
कंजूस? क्या अहमदाबाद के सब लोग कंजूस हैं? यहां कई लोग ऐसे बैठे होंगे जो लाइफ में अहमदाबाद भी नहीं गए, लेकिन सीधा दिमाग में क्या आता है? क्यों? एक धारणा बन चुकी है, एक हमारे माइंड में पीले चश्मे पहने हुए हैं, हमको अहमदाबाद नाम सुनते ही पहले ही कंजूसी का विचार आता है। दिल्ली के लोग सबने एक साथ जवाब दिया। हेलो, क्या दिल्ली के सब लोग ठग होते हैं? तो क्या सब अच्छे होते हैं? हमने जैसे पीले चश्मे पहने हैं ना, वैसे हमको वो दिखते हैं। ये चीज वस्तुओं के लिए नहीं, व्यक्ति के लिए भी हमने यही देखा, यही चीज हमारे माइंड में चलती है। मैं मेरे जीवन का एक दो एग्जांपल दूंगा, उससे आपको पता चलेगा। यहाँ पे लाल भाई कॉन्ट्रैक्टर स्टेडियम है, उस स्टेडियम में मैं मेंबर हूं। आज से 4 साल पहले हर साल वो लोग मई वेकेशन में एक स्विमिंग कंपटीशन करते हैं। मैं खुद उस कंपटीशन को देखने के लिए गया हुआ था। मैं वहां खड़ा रहा, 800-900 लोग रेलिंग के साथ खड़े हुए थे। 6 स्विमर रेलिंग उस जो स्विमिंग का रैक होता है उसके ऊपर चढ़े, रेफरी उसके बाजू में खड़े हुए थे और रेफरी ने विसल बजाई। जैसे ही रेफरी ने विसल बजाई, 6 पानी के अंदर। स्विमिंग का एक नियम होता है, जो ब्लैक लाइन होती है नीचे, उसी लाइन में आपको चलना रहता है। अगर आप लेफ्ट में गए या राइट में गए, यानी किसी और के बॉक्स में घुस गए, तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। मैं वहां खड़ा हुआ था, एक लड़का जो 6 लोग में था, वो जैसे ही पानी में कूदा, 2 या 3 सेकंड्स के बाद वह सेंटर में से लेफ्ट में गया, लेफ्ट में से वापस सेंटर में आया, वापस सेंटर से राइट में गया, राइट से वापस सेंटर में आया। मैं वहां ही खड़ा था और मुझे हंसी आ गई कि कैसा स्विमिंग कर रहा है ये। उससे अच्छा तो मैं हूं, मुझे स्विमिंग नहीं आता, फिर भी मैं ऐसी तो नहीं करता। और वो पार्टिसिपेट कर रहा है। मेरे बाजू में एक कोच खड़े हुए थे, उन्होंने उतना ही कहा, भाई साहब वो लड़का ब्लाइंड है। मेरे माइंड में पड़ी हुई छवि या मेरे पीले चश्मे या जो हैमरिंग हुआ था मेरे माइंड में बचपन से स्विमिंग के बारे में, उस दिन क्या हुआ होगा? हमारे दिमाग में भी ऐसे ही छवि पड़ी हुई है और हम ऐसे ही दुनिया को देखते हैं जैसे पीले चश्मे हमने पहने हुए हैं। दूसरा एक एग्जांपल देता हूं। एक घर में एक कपल रोज सुबह 8:30 बजे नाश्ते के टेबल पे बैठते हैं। वो 9 बजे हस्बैंड जॉब के लिए निकलते हैं। रोज सुबह 8:30 बजे का फिक्स टाइम। उनका फ्लैट ऐसा बना हुआ था कि जहां पे डाइनिंग टेबल था, वो खिड़की के सामने वाले के घर की बालकनी आती थी। 8:30 बजे जब हस्बैंड नाश्ता करने बैठता है और वाइफ परोसती है, पहला निवाला मुंह में रखता है हस्बैंड, तब देखता है सामने वाले घर के खिड़की में से, बालकनी में एक लेडी कपड़े सुखाने आती है। जैसे ही पहला निवाला मुंह में रखता है और वो देखता है वो कपड़े सुखाने आई है, तुरंत अपनी वाइफ को कहता है, लगता है कपड़े आज ठीक नहीं धोए हैं। उसकी वाइफ कहती है, बराबर बात है। दूसरे दिन सुबह वो नाश्ता करने बैठते हैं, पहला निवाला मुंह में रखते हैं, तुरंत ही वाइफ कहती है, हस्बैंड कहता है कि देखो आज भी कपड़े उसने ठीक से नहीं धोए। उसकी वाइफ कहती है, बराबर बात है। तीसरा दिन होता है, चौथा दिन होता है, 1 वीक होता है, 15 दिन होते हैं, 1 महीने तक यही चलता रहता है। रोज सुबह नाश्ते के टेबल पे पहला निवाला हस्बैंड मुंह में रखता है और सामने देखता है तो सामने वाले घर में बालकनी में वो लेडी कपड़े सुखाती है और तुरंत ही हस्बैंड कहता है, आज कपड़े ठीक से नहीं धोए। 1 महीने बाद एक सुबह जब हस्बैंड नाश्ता करने के लिए टेबल पे आता है, पहला निवाला मुंह में रखता है और ऐसे देखता है और तुरंत ही कहता है, आज लगता है उन्होंने अपना रिन या सर्फ पाउडर बदल दिया। उसकी वाइफ कहती है, उन्होंने कोई पाउडर नहीं बदला है, हमने हमारी खिड़की के शीशे साफ किए हैं। हेलो, ये खाली वो हस्बैंड के वाइफ के साथ नहीं हो रहा है, ये हमारे हरेक के साथ यही हो रहा है। हम दुनिया को उसी नजर से देखते हैं जिस नजर से हम देखना चाहते हैं। और सबसे ज्यादा हमने हमारे माइंड में जो भी छवियां पड़ी है या जो हमने पीले चश्मे पहने हैं, वो एकमात्र व्यक्ति या हमारे पेरेंट्स जिनके बारे में हमने बचपन से कोई ना कोई छवि बना के रखी है। हमारे पेरेंट्स जैसे है वैसे हम नहीं देखते हैं, हमारे पीले चश्मे की तरह से देखते हैं।
कोई फादर एक बार गुस्सा करता है, दूसरी बार गुस्सा करता है, तीसरी बार अगर उसने गुस्सा किया, बच्चा बोलता है मेरे फादर गुस्से वाले हैं। कोई मां, कोई लड़की एक बार कॉलेज से या जॉब से लेट आती है, उसकी मां पूछती है क्या हुआ, क्यों लेट हुआ आज? लड़की बोलती है यहां यहां ये हुआ था। दूसरी बार लेट आती है, वो पूछती है क्या हुआ? लड़की बोलती है ये हुआ। अगर तीसरी बार मां ने पूछ लिया, लड़की के माइंड में क्या इमेज बन जाती है? मेरी मां को मेरे ऊपर शंका है, ट्रस्ट नहीं है। हम में बैठे हुए हर एक जन के साथ ये होता है। हम अपने पेरेंट्स को वो जैसे है वैसे नहीं दिखते हैं, हमारे पहने हुए पीले चश्मे से दिखते हैं। कोई लड़का अभी नया नया यंग हुआ है, शायद कॉलेज में आया है या धंधा कर रहा है, बिजनेस में है, पहली उसके पापा पैसे देते हैं कि तू ठीक से कर, शाम को पूछते हैं क्या हिसाब है, बेटा हिसाब दिखाता है, पापा बोलते हैं ठीक है। दूसरी बार दिखाता है, दूसरी बार दूसरे दिन पूछते हैं, वो दूसरी बार दिखाता है। अगर तीसरी बार या चौथे बार फादर ने पूछ लिया, बेटे के माइंड में क्या विचार आता है? मेरे पापा को मेरे पे ट्रस्ट नहीं है। हेलो, आपके पेरेंट्स को आपके ऊपर ट्रस्ट है, उनको यह चिंता है कि अगर मैं नहीं रहूंगा तो क्या होगा, ठीक से अपना व्यवहार तो चला पाएगा ना। लेकिन हमको वो नहीं दिखता है, हमको वही दिखता है हमारे पेरेंट्स हमारा ध्यान नहीं रख रहे हैं। बचपन से लेके आज तक उन्होंने कितना कुछ हमारे लिए किया होगा, लेकिन हमको वो नहीं दिखेगा। हमको हमारे पीले चश्मे से हमारे पेरेंट्स वैसे ही दिखेंगे, हम देखना चाहते हैं। फिर 1000 लोग नहीं, वो भाई ने बताया 5000 या 10,000 लोग आके भी कहेंगे ना कि ये ट्यूबलाइट व्हाइट है, हम कहेंगे नहीं हमारे पेरेंट्स तो वैसे ही है। अरे मैं बचपन से देखता आया हूं, 10 साल की उम्र से, कैसे बदल सकते हैं मेरे पेरेंट्स? और ऐसी जिंदगी हम जीते जा रहे हैं। पूरे सेशन में मैं 4 या 5 बार अलग अलग वीडियो क्लिप या प्रेजेंटेशन दिखाऊंगा। यहां मैं एक वीडियो क्लिप दिखाऊंगा। इस वीडियो क्लिप में आप देखेंगे एक फादर और एक लड़के के बीच में एक छोटा सा संवाद है। इस संवाद में आप देखेंगे एक पिता लड़के को 4 बार पूछता है ये क्या है, और लड़के की क्या हालत होती है, और फिर उसका जवाब जब देते हैं फादर, तब हम देखते हैं क्या होता है। ये वीडियो क्लिप देखते हैं, फिर हम बात करेंगे। ये क्या है? चिड़िया। ये क्या है? पापा, मैंने आपको बताया कि ये चिड़िया है। ये क्या है? चिड़िया है पापा, चिड़िया, चिड़िया। ये क्या है? पापा, आप ये क्या कर रहे हो? मैंने आपको कितनी बार बताया है कि ये चिड़िया है, क्या आपको समझ में नहीं आ रहा है? आप कहाँ जा रहे हो? लो, पढ़ो। आज मेरा सबसे छोटा बेटा, जो थोड़े दिन पहले 3 साल का हुआ है, मेरे साथ बगीचे में बैठा हुआ था। तब एक चिड़िया हमारे सामने आकर बैठी। मेरे बेटे ने मुझसे 21 बार पूछा कि ये क्या है, और 21 के 21 बार ये सवाल का जवाब दिया।
कि ये चिड़िया है, और हर वक्त मैंने उसे गले से लगाया, बार बार, हर बार, बिना गुस्से हुए, मेरे छोटे बेटे की दिल की अनुभूति के लिए। एक बार पिता ने पूछा, यह क्या है? दूसरी बार पूछा, तीसरी बार पूछा, और चौथी बार पूछते तो? और वही लड़का जब 3 साल का था, उसी फादर ने 21 बार उसको बताया कि यह चिड़िया है। आज कोई फादर या मदर को टेक्नोलॉजी में पता नहीं चलता होगा, मोबाइल या लैपटॉप ऑपरेट करने में नहीं पता चल रहा होगा, और वो अगर गलती से भी अपने बच्चे को पूछ लेता है ना कि मुझे जरा सिखाओगे, सीधा जवाब आता है, नहीं, आपको नहीं समझ में आएगा। और यह हकीकत है। याद कीजिए बचपन में ऐसा कितना होगा जो उन्होंने आपके लिए किया होगा। गुड। हम हमारी छवि को दूसरी तरह से देखते हैं। कितने लोग यहां ऐसे हैं जो माँ बाप है, यानी जिनके बच्चे हैं? हाथ ऊपर करिए। गुड। बहुत सारे लोग हैं जिनके खुद के बच्चे हैं, राइट? बच्चा है ना, 5 रीत से सीखता है। कौन सी 5 रीत से, कोई बताएगा? बच्चा 5 तरीके से सीखता है। कौन से 5 तरीके? यस, प्यार से, ओके, लिख कर सीखता है, ओके, और देखकर, ओके, सुनकर, बोलकर, फॉलो करता है, ओके। मेरी एक रिक्वेस्ट है, हम सभ्य समाज के लोग हैं, एक व्यक्ति बोले तब एक ही व्यक्ति बोले, प्लीज। देखकर, ओके, माँ बाप का देखकर ही सीखता है, ओके, गुड। दूसरों का सुनकर, ओके। बच्चा, आपने जो भी बताया बिल्कुल सही है। बच्चा देखकर सीखता है, बोलकर सीखता है, लिखकर सुनकर सीखता है, माँ बाप का फॉलो करके सीखता है, लेकिन बच्चा एक ही तरीके से सीखता है, और वही 5 तरीके हैं। अनुकरण, 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 अनुकरण और अनुकरण। बच्चा ये एक ही तरीके से सीखता है और कोई तरीका नहीं है। इसीलिए कहा गया है, जैसी करनी वैसी बननी। यहां पे मैं एक एग्जांपल से इस बात को एस्टैब्लिश करूंगा, बच्चे के माइंड में कैसे पीले चश्मे आ जाते हैं। एक घर था ऐसे ही एक पोश एरिया में, वहां पे तीनों पीढ़ी एक साथ रहती थी। वृद्ध माता पिता, उसका लड़का और उसकी बहू, और एक 4 साल का छोटा सा लड़का। तीनों पीढ़ी एक साथ एक घर में रहती है। माँ बाप जो वृद्ध थे, उनकी परिस्थिति, मुझे कहने को दुख होता है, उनकी परिस्थिति इतनी खराब थी, उनको एक रूम में बंद रखा जाता था। आज भी हमारे समाज में कई घर ऐसे हैं जहां ये परिस्थिति है, लेकिन माँ बाप कुछ नहीं बोलते क्योंकि मेरे बच्चे और मेरी बहू का बुरा दिखेगा। वैसे ही उनको एक रूम में बंद रखा जाता था। दिन में एक ही बार वो रूम खुलता था, जब दोपहर को खाने का टाइम होता था। वो एक थाली जो उनको दी गई थी, वो थाली माँ बाप बाहर देते थे, और उसमें वो लड़की, वो बहू खाना जो भी इच्छा वो दे देती थी, और वापस दरवाजा अंदर से बंद हो जाता था। कभी हाँ, साल में 2 बार दरवाजा खुलता था, और वो लोग हॉल तक आते थे जब दिवाली हो या कोई शुभ प्रसंग हो। बाकी माँ बाप की हालत ऐसी थी, वो खाली एक कमरे में रहते थे और वहां ही रहते थे। रोज एक बार दरवाजा खुलता खाने के लिए, और दरवाजा बंद हो जाता। कितना ऐसा जिएगा लोग? वो माँ बाप कितना ऐसा जी पाएंगे? 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल में तो दोनों एक्सपायर हो गए एक एक करके। बहू ने सोचा अभी दरवाजा बंद रख के क्या फायदा है, माँ बाप तो रहे नहीं। उसने दरवाजा खोला, अंदर देखा सब कुछ साफ सुथरा था, कबर्ड देखा, टेबल देखा, सब कुछ ठीक ठाक पड़ा हुआ था। उन्होंने एक एक करके सब चीजें बाहर निकाली। वो लेडी ने, वो बहू ने सब चीजें बाहर निकाली। उसमें
वो थाली भी निकाली जो थाली में वो खाना खाते थे। उन्होंने ये सोचा ये थाली की अभी क्या जरूरत है, और उन्होंने ये सोचा ये थाली अभी रख के कुछ काम नहीं है। वो अपने घर की सर्वेंट या नौकरानी को वो थाली देने के लिए आगे बढ़ती है। वैसे ही जो 4 साल का लड़का अभी 8 साल का हो चुका था, वो लड़की वो थाली खींच लेता है और अपने कपबोर्ड में जाके रख देता है। माँ पूछती है क्यों, अभी तो दादा दादी रहे नहीं। वो इतना ही जवाब देता है, जब आप वृद्ध होंगे यही थाली आपको काम देगी। बच्चा वही करता है जो हम करते हैं। अगर आप चाहते हो कि आपका भविष्य कल अच्छा हो तो आज वही करिए जो आपका बच्चा देख रहा है और आप उसको सिखाना चाहते हो। यहां मैं दूसरी एक वीडियो क्लिप दिखाऊंगा। इस वीडियो क्लिप में हम देखेंगे बच्चा कैसे सीखता है, वो इसमें दिखाया गया है। Looks like rain again today. Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you, just know how to say goodbye. Would you actually got a driver's license? I don't think so. Did you see it back there, George? Go back where you came from. Learn this thing. Go back where you came from. You're the driver's license. What's wrong with you, Harry? हमारे माइंड में पड़ी हुई छवियां या पैराडाइम्स, उसकी एक अलग तरीके से हम देखते हैं। प्यार यानी क्या? व्हाट इज लव? एनीवन? भाई शादी तो हुई है ना? हेलो, मैं वो लव की बात नहीं कर रहा हूं जो हस्बैंड वाइफ के बीच में आज जो हम सोचते हैं। वो पिता पुत्री का भी प्यार हो सकता है, माता और बच्चे का भी प्यार हो सकता है, भाई बहन का भी प्यार हो सकता है, कोई भी प्यार हो सकता है। व्हाट इज लव? फीलिंग, ट्रस्ट, समर्पण, दोस्ती, त्याग, अपनापन। यस, दो आत्मा का मिलन। ओके, प्यार एक एहसास है। बहुत बढ़िया, बहुत। रहे कि न रहे, मेरी रिलेशनशिप कायम रहेगी। ये रहे या न रहे, हमारी रिलेशनशिप कायम रहेगी। ये रहे कि ना रहे, हमारी रिलेशनशिप कायम रहेगी। यानी प्यार में कोई वस्तु नहीं, रहे या न रहे। रहे या ना रहे, बहुत बढ़िया, बहुत सारा जवाब मिले में। यस, आदर, ओके, गुड। लागणी, फीलिंग्स, गुड। भावना, सम्मान, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन है। इतने सारे जवाब आए हैं। मैं देखिए पहले एक चीज बता देता हूं, मैं सवाल वही पूछता हूं जिसके जवाब मेरे पास होते हैं, नहीं तो क्या करूंगा, अटवा जाऊंगा ना, राइट? मैं आपको आज प्यार की ऐसी डेफिनेशन दूंगा, दुनिया के कोई भी कोने में आप चले जाइए, किसी के साथ भी देख लीजिए, ऐसा एक बैरोमीटर दे दूंगा, आप कहीं से भी नाप लीजिए, आप वो इंसान को प्यार करते हो या नहीं करते हो, आप तुरंत ही मेजर कर पाएंगे। कई जवाब आए हैं, किसी ने कहा अपनापन, किसी ने कहा फीलिंग्स, किसी ने कहा एहसास, किसी ने कहा ये रहे या ना रहे, वो रिलेशनशिप हमेशा रहेगी। सब जवाब सही है, कोई जवाब गलत नहीं है। लेकिन मैं जो डेफिनेशन दूंगा आप कहीं भी उसको यूज कर लीजिए, दुनिया में कहीं भी चले जाइए, वो अमेरिका हो या भारत हो, सुबह 6 बजे हो या रात को 10 बजे हो, वो 70 साल की एक बुढ़िया हो या 5 साल का एक बच्चा हो, दे दूं? गुड। प्यार यानी व्यक्ति में मैंने जैसे कहा
पुरुष भी आ जाता है, स्त्री भी आ जाती है, उम्र की कोई बात नहीं रहती। जैसा है और जैसा नहीं है उसका संपूर्ण स्वीकार। आप देख लीजिए, जिस व्यक्ति को आप प्यार करते हो, क्या उसमें सब कुछ अच्छा है? नहीं है। क्या उसमें सब कुछ बुरा है? नहीं है। लेकिन उसकी अच्छाई और उसकी बुराई के साथ आप उसको एक्सेप्ट करते हो। एक्सेप्ट द पर्सन द वे ही एंड शी इज एंड द वे ही एंड शी इज नॉट। जो कोई दोस्त है आपका, या आपके पेरेंट्स है, या आपके स्पाउस है, या आपके बच्चे हैं, आप देख लीजिए, तुरंत ही आपको दिखेगा उनमें सब कुछ अच्छा है? नहीं है। क्या सब कुछ बुरा है? नहीं है। लेकिन हम उनको एक्सेप्ट करते हैं, द वे दे आर एंड द वे दे आर नॉट। तो तभी प्यार वहां पे हाजिर होता है। यहां पे हम एक एक्सरसाइज करेंगे। ये एक्सरसाइज के लिए आपको एक पैड दिया गया है, उसमें से एक प्लेन पेपर फाड़ दीजिए। हेलो, फाड़ दिया? भाई, हमारे पीले चश्मे कैसे काम करते हैं? मैंने पेपर फाड़ने को कहा था, कई लोगों के हाथ में पेन है। मैंने पेन का कहा था? बचपन से हम वही सीखते आए हैं। भाई, मैंने पेन का नहीं कहा था। आपके हाथ में और जो कुछ भी है, सब चीजें नीचे रख दीजिए, एकमात्र पेपर आपके हाथ में रहना चाहिए। वो मोबाइल हो, वो पैड हो, वो पेन हो, पर्स हो, कुछ भी हो, एकमात्र पेपर आपके हाथ में रहना चाहिए और कुछ भी नहीं रहना चाहिए। अभी यहां से मैं कुछ इंस्ट्रक्शंस दूंगा, उस हिसाब से अपने आप को वफादार रह के आपको ये इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। सबसे पहले अपनी आंखें बंद कर दीजिए। आंखें वही खुले रखेगा जिसको सुना ही नहीं देता। गुड। अभी जो जो इंस्ट्रक्शंस मैं दूंगा, उस हिसाब से इस पेपर को आपको फाड़ना है। सबसे पहले एक चीज मैं बता देता हूं, हम सब एक अच्छे समाज के अच्छे व्यक्ति हैं। यहां पे कचरा नहीं करेंगे। इस एक्सरसाइज में कचरा होगा, हम बाहर जाके कचरा पेटी में डाल देंगे। सबसे पहले राइट हैंड साइड ऊपर से एक छोटा सा टुकड़ा फाड़ दीजिए। अभी इस पेपर को आधा फोल्ड कीजिए, यानी मोड़ दीजिए। अभी लेफ्ट हैंड साइड नीचे से एक छोटा सा टुकड़ा फाड़ दीजिए। पेपर को वापस फोल्ड कीजिए। अभी लेफ्ट हैंड साइड ऊपर से एक छोटा सा टुकड़ा फाड़ दीजिए। अभी पेपर को वापस फोल्ड कीजिए और राइट हैंड साइड नीचे से छोटा सा टुकड़ा फाड़ दीजिए। लास्ट बार वापस पेपर को फोल्ड कीजिए, थोड़ा दम निकालिए और राइट हैंड साइड ऊपर से छोटा सा टुकड़ा फाड़ दीजिए। गुड। अभी आंखें खोल दीजिए और पेपर भी खोल दीजिए। हेलो, हमारे पीले चश्मे कैसे काम करते हैं? मैंने इंस्ट्रक्शन दी थी आजू बाजू वाले को दिखाना। मेरा और एक सवाल, यहां कोई भी दो लोग ऐसे हैं जिसके पेपर सेम फटे हो?
प्लीज शो, पीछे कोई बोल रहा है, दिखा रहा है, यहां आके मुझे दिखाइए अगर दो पेपर सेम फटे हैं, प्लीज यहां आके दिखाइए, प्लीज कम, प्लीज बातचीत मत करिए, कोई दिखाने आ रहा है, हमें यहां देखना है किसी के दो पेपर सेम फटे हैं। भाई ये बड़ा है, छोटा राउंड है, भाई बराबर है ना? भाई इन्होंने मान लिया बराबर नहीं है, दोनों पेपर ठीक से नहीं फटे हैं। ये जो राउंड है और ये जो राउंड है फर्क है, ये बड़ा है ये छोटा है, राइट? नहीं डिजाइन नहीं, सेम टू सेम फटे होने चाहिए। ये स्ट्रेट है, थोड़ा कम हो गया तो भी आंखें बंद थी। हमें मैं सवाल पूछूंगा ना, मैं सवाल पूछूंगा। नो इश्यू से फटा था, ये बड़ा राउंड है ये छोटा है, राइट? भाई अभी भी कोई आना चाहता है तो आ जाइए, फटाफट लोग आ रहे हैं। ये बड़ा है ये छोटा है, राइट? भाई अभी तक एक भी इंसान ऐसा नहीं आया है जिसके दोनों के पेपर सेम फटे हो। आगे आगे, ओके। अभी देखिए थोड़ा तो आपने खुद ने ही पहले आने से ही कह दिया कि थोड़ा फर्क है। भाई मान लिया ना, बराबर है ना? गुड। भाई उन्होंने भी कह दिया कि हमारे पेपर सेम नहीं है। कोई और है जो कहता हो उसके पेपर सेम हो? हेलो, यहां तकरीबन 900 लोग बैठे हुए हैं इस हॉल में अभी। मेरा सवाल यह है, क्यों दो पेपर सेम नहीं फटे? सोच सबकी अलग थी, ओके गुड। सभी लोगों के विचार अलग अलग रहते हैं, गुड। आंखें बंद थी ये, और मन भ्रमण कर रहा है, ओके। अनुकरण नहीं करेलू एटले गुड, यस। सबकी एक्टिंग अलग थी, वेरी गुड। मेजरमेंट से नहीं फटेगा, इम्पॉसिबल है, ओके। भाई एक मिनट, यस। दो चीज समान नहीं हो सकती। भाई इंस्ट्रक्शन देने वाला मैं एक था या दो लोग थे? मैंने आधों को सुबह दी और आधों को शाम को दी, एक साथ दी। हेलो, मैंने एक ही लैंग्वेज में एक समय पे कहा कि अलग अलग समय पे कहा? लैंग्वेज एक ही थी ना, तो क्यों नहीं फटे? यस। एग्जैक्टली, उन्होंने बहुत बढ़िया जवाब दिया। पहले मैं एक जवाब दे देता हूं, अगर क्या आंख खुली होती तो भी सेम फटते? पॉसिबल ही नहीं है। सबकी अंडरस्टैंडिंग अलग थी। उन्होंने बहुत बढ़िया जवाब दिया, इस दुनिया में हर एक व्यक्ति अलग अलग है। 700 करोड़ की व्यक्ति बस्ती में आपके जैसा कोई दूसरा है? पॉसिबल ही नहीं है। अगर दो जुड़वा बेटे होंगे ना, उसकी मां को पूछोगे ना, तुरंत वो बताएंगे ये राम है और ये श्याम है। इस दुनिया में नहीं आपके जैसा कोई हुआ है, नहीं कोई होने वाला है। गांधी जी का फोटो आप देख लीजिए, 50 साल पहले जो था और 50 साल बाद जो होगा, उसमें कोई फर्क होगा? अगर मेरे जैसा इस दुनिया में कोई नहीं है तो मैं कैसा हूं? मैं यूनिक हूं, मैं विशिष्ट हूं, मैं महान हूं। मेरा सवाल यह है, अगर मेरे जैसा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं यूनिक हूं, मैं विशिष्ट हूं, मैं महान हूं, तो मैं दुखी क्यों होता हूं? Why I am getting upset? मन की सोच, ओके। पोताना विचार, ओके। सिचुएशन, ओके। अनुकरण करके सबको अपने जैसा करने की कोशिश कर रहा हूं, ओके। दूसरों का देख के, दूसरों के देख के दुखी होना, गुड। ओवर एक्सपेक्टेशन, गुड। हमारी अपेक्षाएं बहुत ज्यादा है। मेरा सवाल, हमारी अपेक्षाएं कहां से आती है? बाहर देखकर, ओके। हर एक इंसान एक नवल कथा है, गुड। लेकिन हम एक नवल कथा की तरह नहीं जीते हैं, क्यों? यस, एग्जैक्टली। हमेशा जब से बचपन से हम बड़े हो रहे हैं, हर एक वक्त हम किसी ना किसी से हमारी कंपैरिजन कर रहे हैं।
हम वो नहीं देख रहे हैं जो मैंने पहले बताया था, जो प्यार की डेफिनेशन है, मैं जैसा हूं और जैसा नहीं हूं, मैं अपने आप को क्या एक्सेप्ट करता हूं, मैं नहीं करता हूं, मैं वही देखता रहता हूं मेरे में क्या नहीं है। और हर वक्त दूसरों के साथ कंपैरिजन कर करके मैं खुद भी दुखी होता हूं और दूसरों को भी दुखी करता हूं। क्या कभी हमने ये देखा है कोई एक फूल दूसरे फूल से कहता हो तू बहुत ज्यादा सुगंध देता है? कोई एक गाय दूसरे गाय से कहती है कि तू बहुत अच्छी दिखती है? नहीं। हम इंसान ही एक ऐसे प्राणी हैं जो हर वक्त कंपैरिजन करते रहते हैं और खुद दुखी होते हैं। मैं कुछ सवाल पूछूंगा, ये ज्यादा क्लियर होगा। अपने आप को वफादार रह के जवाब देना। यहां बैठे हुए कितने लोगों को ऐसा लगता है कि उनके खुद के बाल कम है माथे सर के? गुड, मुझे भी लगता है। कितने लोगों को यह लगता है कि मेरी हाइट जो होनी, मेरी नहीं भाई आपकी, जो हाइट होनी चाहिए वो हाइट थोड़ी कम है? कितने लोगों को यह लगता है कि मेरा शरीर, मेरा पेट थोड़ा बड़ा है? छोटा होता ना, बहुत मेहनत कर रहा हूं। कितने लोगों को यह लगता है अगर मैं थोड़ा गोरा या थोड़ी गोरी होती ना, आह। हेलो, एवरी मोमेंट वी आर डूइंग कंपैरिजन एंड वी आर गेटिंग अपसेट। हेलो, हमारे अंदर झांकने की जरूरत है। हम हर वक्त कंपैरिजन करते रहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, हम खाली यह कंपैरिजन हमारी दूसरों के साथ सीमित रखें ना तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन हम दूसरों की कंपैरिजन दूसरों के साथ करते हैं, और खास करके हमारे माता पिता की। हमारे माता पिता ने हमारे लिए क्या किया है वो नहीं दिखता है, हमको वही दिखता है उन्होंने क्या नहीं किया है। हम ये देखते हैं मेरे दोस्त को मेरे पापा ने, उसके पापा ने ब्लैकबेरी मोबाइल दिलाया या अच्छी इंडस्ट्री डाल के दी, और मुझे स्ट्रगल करने को डाल दिया। उसके पापा कितने अच्छे हैं। कोई लेडी यहां बैठी होगी, अगर वो कहीं ना कहीं उसको घूमने जाना है, पार्टी में जाना है, उसकी मदर उसको बोलती है क्यों बहुत पार्टियों में नहीं जाने का, रात को जल्दी घर पे आने का। मेरी दोस्त की मदर कितनी अच्छी है, वो रात को लेट आती है और उसकी मदर कुछ नहीं बोलती। Every moment we are doing comparison of our parents with other parents. और उतना ही नहीं, एक घर में 2 भाई बहन होंगे ना तो भी वही चलेगा। मेरे पापा मम्मी ने मेरे बड़े भाई को बहुत जिम्मेदारियां दी और मुझे नहीं दी, और बहन सोचेगी भाई को सब कुछ मिलता है, मुझे कुछ नहीं मिलता। और हम पेरेंट्स को भी वही कंपैरिजन के मोड में डाल देते हैं। एंड देन वी आर गेटिंग अपसेट। और मुंह ऐसा करते हैं ना, 10 दिन तक बात नहीं करेंगे मां बाप से, वो भी अपसेट। क्यों ऐसा होता है? वाई? क्या दिखता है? रेड डॉट? हेलो, इतना बड़ा व्हाइट बोर्ड है, हमको वो नहीं दिखता है। बचपन से लेके आज तक हमारे माँ बाप ने हमारे लिए क्या किया है वो हमको नहीं दिखेगा, हमको यही रेड डॉट दिखेगा। बच्चा छोटा होता है ना, 7 बार ना सुनता है तब 1 बार हाँ सुनता है। ये हमारे मीडिया वाले आ गए, बुरा मत लगाना अगर आए हैं तो। हम न्यूज़पेपर खोलते हैं ना, 90% नेगेटिव न्यूज होते हैं, तब 10% पॉजिटिव न्यूज होते हैं। हमको ढूंढना पड़ता है। बचपन से लेके आज तक हमारे माता पिता ने 10 में से 8 चीजें ऐसी की होगी जो हमारे लिए अच्छी होगी, हमको वो नहीं दिखेगी। हमको वही दिखेगा जो उन्होंने नहीं किया है। अरे सोचो तो सही, उनके जीवन में उनकी क्या क्या परिस्थितियां रही होगी। कितना कुछ करके हमने ऐसे ही नहीं सुना है कि खुद गीले में सो के हमको सूखे में सुलाया है, खुद का मुंह से निकाला हुआ निवाला हमको खिलाया और खुद भूखे रहे हैं। हमको वो नहीं दिखेगा। हर दिन, हर साल यही भारतवर्ष में 10 लाख भ्रूण हत्या होती है, उसमें से एक तो हम नहीं है ना। अगर हमारा माता पिता ने सोचा होता कि जन्म नहीं देना है तो क्या हम यहां बैठे होते? पूछना चाहिए अपने आप को। जो हम पेपर में पढ़ते हैं, सिविल हॉस्पिटल के बाहर या कोई स्टेशन के बाहर गटर में हमारे माँ बाप ने हमको छोड़ दिया होता तो हमको वो नहीं दिखता है। उनके पास जो भी पैसा था, जो भी सगवड़ थी, उससे हमारी सभी जरूरियातें उन्होंने पूरी की।
जो जो स्कूल में पढ़ा सके उसमें पढ़ाया, छोटी से छोटी चीजों का ध्यान रखा। हमको वो नहीं दिखता है। अरे 1-2 साल तक तो हमको भान भी नहीं था किसको खाना कहते हैं, किसको पीना कहते हैं, किसको पीपी कहते हैं, किसको पोटी कहते हैं, हमको कुछ पता नहीं था। लेकिन हमको वो नहीं दिखता, हमको वही दिखता है हमारे माता पिता ने हमारे लिए क्या नहीं किया है। 5 साल तक जो जो रस्सियां पिलानी चाहिए, वैक्सीन पिलानी चाहिए, वो नहीं पिलाई होती तो शायद हम पोलियो के शिकार हो गए होते। कितना कुछ उन्होंने हमारे लिए किया है। हम बीमार हुए, रात रात भर वो जागे हैं। हमारी एग्जाम थी या कुछ ऐसी मुसीबतें आई, वो आके पहले खड़े रहे, तू चिंता मत कर। मैं यहां खड़ा हूं ना, डर मुझे भी लगता है। हर बार मेरे माँ बाप मेरे साथ होते हैं, लेकिन हमको वो नहीं दिखेगा। हमको वही दिखेगा उन्होंने हमारे लिए क्या नहीं किया है। और एक उम्र हो जाने के बाद जब वो बुजुर्ग हो जाते हैं, उनकी हमारे पास क्या एक्सपेक्टेशन होती है? क्या कभी हमने वहां से देखा है कि वो हमसे क्या चाहते हैं? उनकी एक्सपेक्टेशन क्या है? मैं यहां एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिखा रहा हूं। ये हर एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में अपने आप को लाके देखिएगा कि ये जो भी बोलेंगे वो मुझे नहीं कह रहे हैं, यहां बैठे हुए हर एक इंसान को कह रहे हैं। लेट्स सी दैट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। प्यारे बेटे, प्यारी बेटी, जिस दिन तुम हमें बूढ़ा देखो तब सब्र करना और हमें समझने की कोशिश करना। जब खाना खाते समय हम गंदे हो जाए, जब कपड़े पहनना हमारे लिए मुश्किल हो, तब थोड़ी धीरज रखना। जब तुम छोटे थे तब हमने तुम्हें यह सब सिखाने में जो समय निकाला था वो याद रखना। जब हम कोई गलती बार बार करें तो हमें रोकना नहीं, समझाना। जब तुम छोटे थे तुम हमें एक ही एक कहानी बार बार कहने को बोलते। हर शाम तुम सो न जाओ तब तक हमने वह किया था। जब हम अपने आप स्नान न कर सके तो हमें डांटना नहीं और यह न कहना कि यह शर्मजनक है। याद करना, जब तुम छोटे थे तब तुम्हें नहलाने के लिए हमने कितने बहाने करके तुम्हें नहलाया था। जब हमें नई टेक्नोलॉजी में पता न चले तब हंसना नहीं, पर हमें समझने के लिए थोड़ा समय देना। हमने तुम्हें बहुत कुछ सिखाया है। ठीक से खाना, ठीक से कपड़े पहनना, ठीक से व्यवहार करना, जीवन में मुश्किलों का सामना कैसे करना। जो बहुत बार हम अपनी याद शक्ति खो बैठे, कोई बात याद न कर सके, हमें याद करने का जरूरी समय देना। और जो हम याद न कर सके तो निराश मत होना और घमंडी न बनना, क्योंकि हमारे लिए सबसे महत्व की बात यह है कि तुम्हारे साथ रहना और तुम्हारे साथ बात करना। जब हम खाने को ना कहे तो जबरदस्ती मत करना। हम जानते हैं कब हम भूखे हैं और कब नहीं। जब हमारे कमजोर पैर पहले जैसे काम करना बंद कर दे, हमारी उसी तरह मदद करना जैसे हमने पहला कदम बढ़ाने के लिए तुम्हारा हाथ पकड़ा था। जब हम बीमार हो जाए तब अपने बचपन को याद करना। याद करना बचपन में तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए हमने हमारी कितनी ख्वाहिशों को कुर्बान किया था। और एक दिन जब हम कहे कि हमें ज्यादा नहीं जीना, मतलब हमें मरना है, हम पर गुस्सा मत होना, क्योंकि एक दिन तुम भी यह बात सही से समझोगे। समझने की कोशिश करना, एक उम्र में हम जीते नहीं, लेकिन समय व्यतीत करने की कोशिश करते हैं। एक दिन
तुम समझोगे कि हमारी सारी गलतियां होते हुए भी हम हमेशा तुम्हारे लिए अच्छा ही करना चाहते थे। हमारी उम्र और हमारी परिस्थिति के लिए तुम्हें दुखी होने की, हताश होने की या निराश होने की जरूरत नहीं है। जरूरत है तो हमारे पास बैठने की, हमें समझने की। हमें चलने में मदद करो, हमारा जीवन प्रेम और धीरज से पूरा हो, उसमें मदद करो। हमें सिर्फ तुमसे चाहिए तुम्हारा स्मित और बहुत सारा प्रेम। मेरे बेटे, मेरी बेटी, हम तुमसे बहुत प्रेम करते हैं। तुम्हारी मम्मी, तुम्हारे पापा। मैं देख रहा हूं कईयों के आंख में आंसू है। आज अपने आप को रोकना मत। यहां मैं और एक एक्सरसाइज करवाऊंगा। हर एक व्यक्ति अपना पैड खोले और लिखे उनके माँ बाप के क्या क्या उपकार है। सबसे पहला उपकार यह लिखना, उन्होंने इस पृथ्वी पे हमको आने दिया, वही उनका सबसे बड़ा उपकार है। आपको जो भी याद आए बचपन से लेकर आज तक आपके माता पिता के क्या क्या उपकार है, एक एक उपकार लिखिए। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर एक या भी 2 साल के थे, अनजान है। खाने पीने का, किसी पोटी का, धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। हम सेशन को आगे बढ़ाते हैं। मैं मान लेता हूं कि हमने एक उपकार तो लिखा ही होगा कि उन्होंने हमको जन्म दिया तो हम यहां आके बैठ सके। यहां ये सेशन जब कंप्लीट होता है, मैं यहां से बाहर निकलता हूं, मेरी जेब में हाथ रुमाल है, वो हाथ रुमाल गिर जाता है और आप में से कोई देख लेता है और मुझे कहता है, भाई साहब आपका हाथ रुमाल गिर गया है, प्लीज उठा लीजिए। मैं क्या कहूंगा? थैंक यू। मैं यहां से ऑटो में रेलवे स्टेशन जाता हूं और वहां उतरते ही देखता हूं मेरी जेब में 1000 रुपए की नोट है, छुट्टे नहीं है, और कोई दूसरा ऑटो वाला या कोई लारी वाला मुझे छुट्टे पैसे देता है। मैं क्या कहूंगा? थैंक यू। मैं रेलवे स्टेशन पे फॉर्म भर रहा हूं और वो फॉर्म भरते वक्त मेरी पेन काम नहीं कर रही है। बाजू में कोई भाई खड़ा है, उसको कहता हूं मुझे पेन देगा और वो मुझे पेन देता है, उससे मैं भरता हूं। मैं क्या कहूंगा? थैंक यू। हम दिन में कम से कम 15 से 20 बार थैंक यू बोलते हैं। अरे एक प्यून पानी का ग्लास देता है ना, तो भी हम उसको थैंक यू बोलते हैं। रास्ते में जाते वक्त कोई साइड दे देना तो भी हम थैंक यू कहते हैं। अरे लिफ्ट में खड़े जाते वक्त अगर कोई लिफ्ट खुली कर दे हमारे लिए और लिफ्ट खोल दे तो हम एंटर होकर उसको पहला बोलते हैं, थैंक यू, हमारा वेट किया। मेरा सवाल यह है, हमने हमारे माता पिता को लास्ट में थैंक यू कब बोला? हाँ, बोला होगा। हम बोलते हैं साल में 2 बार, एक जन्मदिन होता है और एक दिवाली होती है, क्योंकि तब भी कुछ चाहिए और मिलता है। मेरा सवाल यह है, तहे दिल से हमने हमारे माता पिता को लास्ट में थैंक यू कब बोला? लाइफ में शायद दूसरी बार मिलने वाले नहीं है, उसको हम थैंक यू बोलते हैं। और हमने जो लिखा है बचपन से लेकर आज तक, जिन्होंने हमारे लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया, तो उसको हम थैंक यू नहीं बोलते हैं। क्यों? हेलो, मुझे जवाब आपसे ही चाहिए। वी टेक इट फ्रॉम ग्रांटेड। ओके, और यस, वो जो उनके माँ बाप के चरण स्पर्श करने चाहिए, वही थैंक यू है। ओह, उनके माँ बाप के चरण स्पर्श करता हूँ। गुड, अपने माँ बाप के चरण स्पर्श करिए, वही थैंक यू है। ओके,
जो चीज सहलाई से मिल जाती है उसकी हम वैल्यू नहीं समझते। जो चीज आसानी से मिल जाती है उसकी हम कोई वैल्यू नहीं करते हैं। क्यों थैंक यू नहीं बोलते बताऊं? दो चीज है, एक हमारा ईगो। हेलो, हमारा ईगो है। उनको थैंक यू कहे हम, वो तो उनकी फर्ज थी, बराबर है ना? उन्होंने जो किया वो तो उनका फर्ज था ना। और दूसरा जो उन्होंने बताया, बिल्कुल सही बताया, जो आसानी से मिलता है ना उसकी कोई कीमत नहीं होती। यहां कोई बैठा है जिसने माता पिता को पाने के लिए मेहनत की हो? हेलो, कोई जवाब नहीं आएगा अभी। मैं जानता हूं हमको पानी की कीमत है, पानी की कीमत नहीं है। क्यों? आसानी से मिलता है। अगर एसएमसी में से फोन आ जाए कि 24 घंटे घर में पानी नहीं आने वाला है, क्या करेंगे? अरे पानी का ग्लास पिएंगे ना तो 2 बार सोचेंगे। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं और यह हकीकत है। हमको हवा की कीमत है? हवा की कीमत नहीं है। जो लोग हॉस्पिटल में ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे हैं, जो बॉर्डर पे हिमालय की टोच पे ऑक्सीजन बिना देश के लिए लड़ रहे हैं, 1 मिनट के लिए सोचिए तो सही, नाक और मुंह बंद करके, पता चलेगा हवा की कीमत क्या है। हमको हवा की कीमत नहीं है। क्यों? आसानी से मिल रहा है। 24 घंटे या 48 डेज, 48 आवर्स पानी के बिना देखिए तो सही क्या होता है जीवन। हमको कदर नहीं है। क्यों? आसानी से मिला है। हमको माता पिता की कीमत नहीं है क्योंकि आसानी से मिले हैं। लेकिन मैं यहां यह कहना चाहता हूं, जो हमको आसानी से मिलता है ना वही सबसे कीमती होता है। अरे देखिए, जिसके माँ बाप बचपन में, वो जब छोटे थे तब उसके माँ बाप गुजर गए हो, वो अनाथ आश्रम में जाके देखिए उनकी परवरिश कैसे होती है। हमको आसानी से मिले हैं इसलिए कीमत नहीं है। और भी हम कहते हैं वो तो उनकी फर्ज थी। पैर पड़ते हैं ना, क्यों थैंक यू बोलते हो फिर लोगों को? सबके पैर पड़ो, वो हम नहीं करेंगे। और खास करके हमारी मदर, अरे 9-9 महीने तक उसने हमको उठा के चला। सोचो तो सही, 1 किलो वजन 1 दिन उठा के चलो ना, 1 मिनट के लिए नीचे मत रखना, पता चलेगा क्या कीमत होती है उसकी, कैसे हाथ दर्द करता है। और वो मदर को हम सबसे ज्यादा टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, उसको थैंक यू नहीं बोलते हम। यहां पे मैं और एक प्रेजेंटेशन दिखाना चाहूंगा, बचपन से लेकर आज तक हमारी माता ने हमारे लिए क्या क्या किया और उसको हमने थैंक यू कैसे कहा। लेट्स सी दिस प्रेजेंटेशन। यह प्रेजेंटेशन मेरे और मेरी मां के बारे में है। मेक श्योर ये मेरे और मेरी मां के बारे में नहीं है, आपकी चेयर में बैठे हुए हर एक इंसान और उनकी मां के बारे में है। जब मैं 10 साल का था तब मेरी मां मुझे ट्यूशन, दोस्तों के यहां बर्थडे पार्टियों में लेकर जाती थी। मैंने उनका आभार किस तरह माना था। गाड़ी में से उतरने के बाद मैंने कभी भी पीछे मुड़कर आई लव यू नहीं कहा। जब मैं 16 साल का था और मुझे फिल्म देखने जाना था, तब मेरी मां ने मेरी और मेरे सभी दोस्तों की टिकटें खरीदी थी। मैंने उनका आभार किस तरह माना था। उन्हें अकेले दूसरी लाइन में बिठाया ताकि मैं अपने दोस्तों के सामने शर्मिंदगी ना महसूस करूं। मुझे यहां एक चीज कहनी है, कई बच्चे ऐसे होंगे अगर उनके माँ बाप उनको स्कूल में रखने आते हैं ना तो बोलते हैं भाई गेट से चले जाओ ना वापस, हमारे दोस्तों के सामने कैसा लगेगा। जब मैं 18 साल का था तब मुझे कैंप में जाना था। तब मेरी मां ने अपनी 3 महीने की बचत उस पर खर्च कर दी थी।
मैंने उनका आभार किस तरह माना था। आप कैसे हो ऐसा एक भी फोन या मैसेज नहीं किया था। जब मैं ग्रेजुएट हुआ तब उसकी खुशी में मेरी मां ने 3,000 रुपये पार्टी पर खर्च किए और मेरी उन्नति देखकर खुशी से रो पड़ी। मैंने उनका आभार किस तरह माना था। पूरी रात पार्टी में बिताकर घर पर एक भी फोन नहीं करके जब मेरी मां देर रात तक मेरा इंतजार कर रही थी, तब मैंने उनको कहा मेरे इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं थी। जब मैं 26 साल का था तब मैंने अपनी मां से 5 लाख रुपए मांगे। उन्होंने तुरंत रुपए मेरे हाथ पर रख दिए, जो उन्होंने अपने बुढ़ापे के लिए बचा कर रखे थे। मैंने उनका आभार किस तरह माना था। मैंने उन रुपयों को अपने काम में खर्च करने के बाद कभी भी याद करके लौटाए नहीं थे। जब मैं 50 साल का हुआ तब मेरी मां को न्यूमोनिया हो गया और वह आईसीयू में थी। तब मेरी मां के जरूरत के समय पे मैंने क्या किया था। तब मैंने सिर्फ उन्हें यह एहसास कराया कि मैं इतना व्यस्त रहते हुए भी आपके लिए इतना अधिक कर रहा हूं। अपनी मां को आदर दो, उन्होंने आपको जीवन दिया है, उनको मान दो, उनका धन्यवाद करो। अपनी चमड़ी उतार के चप्पल बना के उनको पहना है ना, फिर भी उनका ऋण नहीं चुका सकते। हमने लाइफ में कितनी गलतियां की है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। अरे उनके जो उपकार है उसको भी हम थैंक यू नहीं कहते। उन्होंने जो किया है उसको ही हम नजरअंदाज करते हैं। मान लीजिए हमने बहुत पैसे कमाए, समाज की दृष्टि से हमारा बहुत बड़ा नाम हो गया। हमने ये सोचा कि अभी इतना पैसा आया है, अच्छे घर में क्यों नहीं रहे। सूरत के पोश एरिया में, सिटी लाइट या वेसू पार्ले पॉइंट एरिया में हमने एक बहुत बड़ा बंगला बनाया। इस बंगले के हर एक रूम में हमने एसी रखा। होम थिएटर सिस्टम, एक होम थिएटर रूम बनाया। हमने कोई एक भी चीज इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बाकी नहीं रखा जो हम हमारे घर में ना रखे। 2 डोर वाला एलजी का फ्रीज, 54 इंच सोनी एलईडी टीवी, माइक्रोवेव ओवन, ब्लैकबेरी आईफोन जैसे फोन, आईपॉड, आईपैड, आईमैक, लैपटॉप, कुछ बाकी नहीं है जिससे हमने हमारा घर नहीं सजाया हो। और जब हम इतना बढ़िया घर बनाते हैं ना, तब लोगों के आशीर्वाद तो चाहिए। आशीर्वाद नहीं, दिखाना है हम कैसे हैं। हम वास्तु के लिए या गृह प्रवेश के कार्ड छपवाते हैं। सूरत के टॉप 2000 लोगों के बीच में बांटते हैं कि इस दिन हमारा वास्तु है, प्लीज आइए और आशीर्वाद दीजिए। वास्तु का दिन आता है, सुबह हम घर पे पहुंचते हैं, जल्दी पहुंच जाते हैं क्योंकि लोग आने वाले हैं। दरवाजा खोलते हैं और स्विच चालू करते हैं, और स्विच चालू करते ही पता चलता है कि हम ऐसे वो इलेक्ट्रिकल बोर्ड जीबी या टॉरेंट का पावर कनेक्शन लेना ही भूल गए। हेलो, क्या फायदा? वो एसी, वो फ्रीज, वो टीवी, क्या फायदा उसका? शायद इन्वर्टर रखेंगे ना या जनरेटर रखेंगे, 2-4
10 घंटा 12 घंटा, उसके बाद पावर कनेक्शन ही हम लेना भूल गए। हमारे पेरेंट्स हमारे पावर हाउस है। अगर वो पावर हाउस के साथ हमारे घर का कनेक्शन नहीं है तो घर में कुछ भी काम का नहीं है। वैसे ही हमारे पेरेंट्स के साथ, वो सोर्स के साथ हमारा कनेक्शन नहीं है, जीवन में आप कितना भी कुछ कर लो, सुख और शांति आपको कभी नहीं मिलेगी। गंगा नदी कहां से निकलती है? गंगोत्री से, गौमुख से। मान लीजिए वहां से जब वो निकलती है तब कैसी होती है? क्लीन, वाइट, निर्मल, ठंडी, नेचुरल। और हरिद्वार या कलकत्ता आते वक्त, जब हम छोटे थे ना, 0 से 5 साल के थे ना, हमको कुछ पता नहीं था, इसको अच्छा कहते हैं, इसको बुरा कहते हैं, ये मान होता है, ये अभिमान होता है। क्यों? क्योंकि वो पावर हाउस के साथ हमारा कनेक्शन था। हमारे माता पिता ही हमारे लिए सब कुछ थे। जब से समझदार होने लगे ना, वो पावर हाउस के साथ कनेक्शन चला गया और फिर सब बुराइयां हमारे अंदर आती गई। फिर हम हरिद्वार या कलकत्ता में कितना भी पानी डालेंगे और कहेंगे साफ नहीं हो रही है, कैसे होगी? वो पावर हाउस के साथ अगर हमारा कनेक्शन नहीं है, दुनिया में कुछ भी आप कर लो, कितने भी आगे बढ़ जाओ, वो सुख और शांति आपको कहीं नहीं मिलेगी। देखिए अपने आप को, पूछिए अपने आप को, कहां कहां लाइफ में आप अटक रहे हैं और क्यों अटक रहे हैं? और पावर हाउस के साथ कनेक्शन कम हो गया है। बाहर से बहुत कुछ अच्छा है, लेकिन हमने थैंक यू नहीं कहा, उनका उपकार नहीं माना। यहां मैं और एक वीडियो क्लिप दिखाना चाहता हूं। उससे पहले मैं एक इंसान को जानता हूं। ऐसे ही एक सेशन में वो बैठे हुए थे और उन्होंने देखा, जो अभी इस हॉल में हाजिर है, सेशन कंप्लीट हो जाए फिर मिलना हो तो मुझे बताना। उन्होंने देखा उनके पावर हाउस के साथ, उनके पेरेंट के साथ, उनके वो कनेक्शन नहीं है जो होने चाहिए। आपके जैसे उन्होंने भी कुछ लिखा था, उन्होंने जाके माता पिता के आगे जाके पढ़ लिया। 1 साल, खाली 1 साल के अंदर उनकी पूरी लाइफ बदल गई। अरे समाज में नाम, पैसा, 10,000 स्क्वायर फीट का बंगलो, 5 गाड़ी, 3 ड्राइवर, कोई चीज ऐसी बाकी नहीं थी। अरे उनका फैमिली, वो भी एक हो गया। सुख शांति बाहर से नहीं, अंदर से भी उनको मिल गई, क्योंकि वो पावर हाउस के साथ उन्होंने कनेक्शन बना लिया था। यहां मैं एक वीडियो क्लिप दिखाना चाहता हूं। अमिताभ बच्चन के फादर हरिवंश राय बच्चन, वो जब एक्सपायर हो गए तब उनकी स्मृति में एक कार्यक्रम रखा गया। आपने शायद कईयों ने सुना होगा, लेकिन आज उस तरह से सुनिए। वो कवि 8 मिनट तक खड़ा रहकर माता पिता क्या है उसके बारे में बोलता है। उसके एक एक वाक्य में भगवत गीता, कुरान और बाइबल है। और वो लाइफ में माता पिता का क्या महत्व है वह समझाता है। मेरा एक नम्र निवेदन है, ये 8 मिनट अगर आपको मिल गई, आपकी लाइफ में और कुछ शायद हो ना हो, आपकी जिंदगी आज के साथ बदल जाएगी। बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से सुनना। मैंने पिता पर कुछ पंक्तियां लिखी। अमिताभ जी, ये हरिवंश राय बच्चन जी की स्मृति में कार्यक्रम है, इसलिए मैं कुछ पंक्तियां पिता पर पढ़ना चाहता हूं, सुनिएगा। माँ पर और पिता पर कुछ पंक्तियां आपके बीच निवेदित करता हूं। आप यहाँ जितने लोग बैठे हैं, मुझे नहीं मालूम कि
किनकी माँ जीवित हैं और किन्होंने माँ को खो दिया। पर मेरा व्यक्तिगत मत ये है कि जिनकी माँ जीवित हैं, जिनके पिता जीवित हैं, वो दुनिया के सबसे संपन्न लोग हैं, वो दुनिया के सबसे अमीर लोग हैं, वो दुनिया के सबसे धनाढ्य लोग हैं। 1 मिनट के लिए बचपन में लौटिएगा, याद कीजिएगा जब हम बहुत छोटे थे, माँ की गोद में थे, माँ का स्तनपान करते थे, तब माँ का एक स्तन मुंह में लेकर हमने उस माँ को दूसरे स्तन पर अपने छोटे छोटे पैरों से न जाने कितनी बार मारा, पर उस माँ ने हमें दूध पिलाना बंद नहीं किया। मित्रों, लात खाकर भोजन देने की शक्ति उस परमपिता परमेश्वर ने दुनिया में यदि किसी को दी है, वो सिर्फ माँ को दी है। माँ के अलावा ताकत किसी के पास नहीं है। मैं उस माँ की वंदना में कविता पढ़ता हूँ। याद कीजिएगा उन दिनों में जब हम चौके में, रसोई में बैठकर खाना खाया करते थे और माँ खाना बनाती थी, उस वक्त थाली पर बैठकर हमने जब भी इधर उधर देखा, वो माँ समझ गई और उसने नमक का डब्बा हमारी तरफ सरका दिया। हमारे बिना बोले को समझने वाली वो माँ जब हम खो देते हैं, वो माँ हमें बहुत याद आती है। वो माँ जो हमारे परीक्षा देते जाते वक्त दही की कटोरी लेकर शगुन बनकर आकर खड़ी हो जाती थी, उसे हम खो देते हैं। वो माँ हमें बहुत याद आती है। रमेश सोज की 4 पंक्तियाँ माननीय नेताजी यहाँ बैठे हैं, मैं पढ़ता हूँ। मुझे अच्छी लगती है कि बहुत रोते हैं लेकिन दामन हमारा नम नहीं होता, इन आँखों के बरसने का कोई मौसम नहीं होता, मैं अपने दुश्मनों के बीच भी महफूज रहता हूँ, मेरी माँ की दुआओं का खजाना कम नहीं। स्वामीनाथ पांडे की 3 पंक्तियां सुनाता हूं। स्वामीनाथ पांडे ने 3 पंक्तियों का उपन्यास लिखा। अमिताभ जी बैठे हैं, जया जी बैठी हैं। 3 पंक्तियों में पूरा उपन्यास लिख दिया। उसने लिखा, एक विधवा माँ थी, उसके 2 बेटे थे। एक बेटा नीचे वाले माले पर रहता था, दूसरा बेटा ऊपर वाले माले पर रहता था। विधवा माँ 15 दिन एक बेटे के यहाँ खाना खाती थी, विधवा माँ 15 दिन दूसरे बेटे के यहाँ खाना खाती थी। पर ये उस विधवा माँ का दुर्भाग्य था कि साल में जो महीने 31 दिनों के होते थे, उस एक दिन उस विधवा माँ को उपवास रखना पड़ता था। 9 महीने पेट में रखने वाली माँ जब एक जवान बेटे को एक दिन भारी लगने लगी, तब इस नालायक हास्य व्यंग के कवि ने कुछ पंक्तियां माँ के लिए लिखी। सुनिएगा, यात्रा कीजिएगा मेरे साथ। माँ संवेदना है, भावना है, एहसास है। माँ संवेदना है, भावना है, एहसास है। माँ जीवन के फूलों में खुशबू का वास है। माँ रोते हुए बच्चे का खुशनुमा पलना है। माँ मरुथल में नदी या मीठा सा झरना है। माँ मरुथल में नदी या मीठा सा झरना है। माँ लोरी है, गीत है, प्यारी सी थाप है। माँ पूजा की थाली है, मंत्रों का जाप है। माँ आँखों का सिसकता हुआ किनारा है। माँ गालों पर पप्पी है, ममता की धारा है। माँ झुलसते दिनों में कोयल की बोली है। माँ मेहंदी है, कुमकुम है, सिंदूर है, रोली है। माँ कलम है, दवात है, स्याही है। माँ परमात्मा की स्वयं एक गवाही है। माँ त्याग है, तपस्या है, सेवा है। माँ फूंक से ठंडा किया हुआ कलेवा है। माँ अनुष्ठान है, साधना है, जीवन का हवन है। माँ जिंदगी के मोहल्ले में आत्मा का भवन है। माँ चूड़ी वाले हाथों के मजबूत कंधों का नाम है। माँ काशी है, काबा है और चारों धाम है। माँ चिंता है, याद है, हिचकी है। माँ बच्चे की चोट पर सिसकी है। माँ चूल्हा, धुआं, रोटी और हाथों का छाला है। माँ जिंदगी की कड़वाहट में अमृत का प्याला है। माँ पृथ्वी है, जगत है, धुरी है। माँ बिना इस सृष्टि की कल्पना अधूरी है। तो माँ की ये कथा अनादि है, ये अध्याय नहीं है और माँ का जीवन में कोई पर्याय नहीं। और माँ का जीवन में कोई पर्याय नहीं है। तो माँ का महत्व दुनिया में कम हो नहीं सकता और माँ जैसा दुनिया में कुछ हो नहीं सकता। माँ जैसा दुनिया में कुछ हो नहीं सकता। तो मैं कविता की ये पंक्तियाँ माँ के नाम करता हूँ। मैं दुनिया की सब माताओं को प्रणाम करता हूँ। और कहा साहब के बिना पिता के माँ का अस्तित्व नहीं होता।
किसी ने शेर कहा कि पक्के फल पेड़ों से रिश्ता तोड़ जाते हैं और अपाहिज बाप हो जाए तो बेटे छोड़ जाते हैं। पिता जब पुत्र को बाजार में ले जाता है और जेब में 50 रुपए होते हैं और बच्चा 200 रुपए के सामान को खरीदने की जिद करता है, उस वक्त एक पिता की विवशता और बच्चे की जिद, इसके बीच के एहसास में खड़े होकर पंक्तियां सुनिएगा। पिता क्या होता है, अमिताभ जी आपको समर्पित करता हूं। पिता पिता जीवन है, संबल है, शक्ति है। पिता सृष्टि के निर्माण की अभिव्यक्ति है। पिता अंगुली पकड़े बच्चे का सहारा है। पिता कभी कुछ खट्टा कभी खारा है। पिता पिता पालन है, पोषण है, परिवार का अनुशासन है। पिता पिता धौंस से चलने वाला प्रेम का प्रशासन है। पिता पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है। पिता पिता छोटे से परिंदे का बड़ा आसमान है। पिता छोटे से परिंदे का बड़ा आसमान है। पिता पिता अप्रदर्शित अनंत प्यार है। पिता है तो बच्चों को इंतज़ार है। पिता से ही बच्चों के ढेर सारे सपने हैं। पिता है तो बाजार के सब खिलौने अपने हैं। पिता है तो बाजार के सब खिलौने अपने हैं। पिता से परिवार में प्रतिपल राग है। पिता से ही माँ की बिंदी और सुहाग है। पिता परमात्मा की जगत के प्रति आसक्ति है। पिता गृहस्थ आश्रम में उच्च स्थिति की भक्ति है। पिता अपनी इच्छाओं का हनन और परिवार की पूर्ति है। पिता पिता रक्त में दिए हुए संस्कारों की मूर्ति है। पिता पिता एक जीवन को जीवन का दान है। पिता पिता दुनिया दिखाने का एहसान है। पिता पिता सुरक्षा है अगर सिर पर हाथ है। पिता नहीं तो बचपन अनाथ है। पिता नहीं तो बचपन अनाथ है। पिता नहीं तो बचपन अनाथ है। तो पिता से बड़ा तुम अपना नाम करो। पिता का अपमान नहीं, उन पर अभिमान करो, क्योंकि माँ बाप की कमी को कोई पाट नहीं सकता और ईश्वर भी इनके आशीषों को काट नहीं सकता। और ईश्वर भी इनके आशीषों को काट नहीं सकता। विश्व में किसी भी देवता का स्थान दूजा है। माँ बाप की सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है। विश्व में किसी भी तीर्थ की यात्राएं व्यर्थ हैं यदि बेटे के होते माँ बाप असमर्थ हैं। यदि बेटे के होते माँ बाप असमर्थ हैं, वो खुश नसीब हैं माँ बाप जिनके साथ होते हैं, क्योंकि माँ बाप के आशीषों के हाथ हजारों हाथ होते हैं। हमने पहले से यह देखा कि इस दुनिया में एकमात्र व्यक्ति को हम चीट नहीं कर सकते, वह है अपने आप को। हमने यह भी देखा कि हमारे पीले चश्मे हमारी दुनिया बनाती है, हमको दिखाती है, वो एक नजरिया देती है जिससे हम हमारे माँ बाप को देखते हैं। वो पीले चश्मे को साइड पे रख दीजिए। हमने यह भी देखा आज जो वर्तन, जो व्यवहार हम हमारे माता पिता के साथ करेंगे, वही व्यवहार कल हमारे लड़के या लड़की हमारे साथ करेंगे। उसको ध्यान में रखिए। हमने यह भी देखा व्यक्ति जैसा है वैसा, हमारे माता पिता जैसे है वैसे, और जैसे नहीं है वैसे, अगर हम उनको एक्सेप्ट करते हैं तो हम उनको प्यार करते हैं। हमने यह भी देखा उनके हमारे ऊपर अनंत उपकार है। उन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया है जो लाइफ में कभी हम नहीं लौटा सकते, और हमने वो पैड में रखा है। वो पैड में जो लिखा है उसको अपनी नजर के सामने रखिए। हमने यह भी देखा कि वो हमारे पावर हाउस है, वो हमारे प्रेरणा स्रोत है, हमारे मूल है, जिन्होंने हमको ये जीवन दिया है और यहां तक हम पहुंचे, उसमें उनका सबसे बड़ा हमारे प्रति उपकार है। उस चीज को हम ध्यान में रखें। और यहां से अभी हम एक एक्सरसाइज करेंगे। ये एक्सरसाइज में हम अपना ईगो, उनकी फर्ज, टेकन फॉर ग्रांटेड, आसानी से मिले हैं, वो कुछ भी नहीं लाएंगे। और एक्सरसाइज यह है, अगर आपके माता पिता यहां है तो उनको मिलिए, आपने जो भी लिखा है वो पढ़िए और उनको थैंक यू कहिए। और अगर वो यहां नहीं है, मैं यहां पे आपको एक छोटा सा ब्रेक देता हूं। आप उठिए, उनको फोन करिए, खाली जो लिखा है वो पढ़ लीजिए, वो स्रोत के साथ
आपका मिलाप हो जाएगा। उनको एक फोन करिए और ये पढ़ के सुनाइए कि आपके ये उपकार है। मैं एक ऐसे सेशन में आया हूं या आई हूं और आज तक मैंने आपको इस तरह से थैंक यू नहीं कहा। मान लीजिए, हेलो, यह शायद यह सुनने के लिए आज तक वो जिंदा है। आपको या मुझे, किसी को नहीं पता यहां से बाहर जाने के बाद हम या वो जिंदा रहेंगे कि नहीं। और ऐसी अपॉर्चुनिटी लाइफ में दूसरी बार नहीं मिलेगी। यहां से आप चले जाएंगे, आपको नहीं पता आप कब कह पाएंगे। और मुझे पता है जब आप फोन करेंगे, क्योंकि मैंने यह सेशन फ्री में खाली एक ही रीजन से 14,000 लोगों को दिया है कि कोई अपने माता पिता के थोड़े नजदीक आ जाए। मेरा एक नम्र निवेदन है, एक अनुरोध है। मैं ये सेशन पूरे इंडिया में फ्री इसीलिए करता हूं कि कोई एक व्यक्ति या कोई एक समूह अपना ईगो छोड़ के अपने माता पिता को थैंक यू बोल दे कि उन्होंने हमारे लिए क्या क्या किया है। आइए धन्यवाद करें माता पिता का। यह कोई ब्रेक नहीं है, अभी इसी वक्त लाइफ इज राइट नाउ। यहां से उठिए, अपने माता पिता यहां है तो उनको थैंक यू बोलिए या उनको फोन करिए और वापस अपनी सीट पे आके बैठ जाइए। जिनके माँ बाप हयात नहीं है उनको क्या करना है वो मैं बाद में बताऊंगा। बाकी अपने आप को वफादार रहिए। अपने 2 घंटे जो कीमती दिए हैं, 2 से 2.5 घंटे, यहां से उठिए, अपने माता पिता को फोन करिए और वापस आके बैठ जाइए। मैं वेट करता हूं, 5-7 मिनट के बाद हम वापस मिलते हैं। हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। उपकार इनके लाखों हैं, इस बात को मत भूलना। हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। कितने लोगों ने अपने पेरेंट्स से बातचीत की? हेलो, गुड। मैं यहां चाहूंगा जिसने जिसने अपने पेरेंट्स से बातचीत की हो उसमें से थोड़े लोग आके अपने विचार या जो बातचीत की उसके अंश यहां प्रदर्शित करें। मैं शंकर चावला हूं। मैं विश्व का एक अभागा इंसान हूं। जो आज मेरे पिता मेरे साथ नहीं है, उनका स्वर्गवास हो चुका है। लेकिन यहाँ एक और दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि मैं विश्व का बहुत ही नसीबदार इंसान हूँ कि भगवान के रूप में मेरी माँ मेरे साथ है। आपने बातचीत की? मैंने मेरे मम्मी से बात किया तो वहाँ से तो सिर्फ आशीर्वाद और रोने के रूप में आशीर्वाद ही आशीर्वाद मिला। हम कुछ बात नहीं कर पाए, लेकिन मैंने जो लिखा है वो उनको बोला और बस वहाँ से आशीर्वाद रोने के रूप में ही आया। धन्यवाद। थैंक यू। मेरा नाम मोहम्मद बशीर नबीवाला है। मेरी एज 53 है और मेरे फादर की और मदर दोनों की एज 83 है। हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं। मेरे फादर मदर के साथ मेरे 2 ग्रैंडसन भी हैं। हम लोग 4 पीढ़ी एक साथ एक ही फैमिली में, जॉइंट फैमिली में रहते हैं। तो आज भी वो बाहर मस्जिद के पास में ही थे और उन्होंने उनको बताया कि ऐसे सेशन में आया और मुझे ऐसा ऐसा सिखाया गया है और उन्होंने मुझे चांस दिया है कि मैं आपसे बात करूं। और मैंने जो भी लिखा है वो पूरा लिख के पढ़ा हुआ लिखा हुआ पढ़ के तो नहीं सुना सका, मगर मैंने उनको शॉर्ट में सब कुछ बताया और उन्होंने बहुत ही मुझे आशीर्वाद दिया। और मुझे इतना आशीर्वाद दिया कि वो एकदम भावनात्मक हो गए। बोले बेटा मैं से तो मुझे तुझसे यही इच्छा थी
और मुझे मालूम है कि तुम ऐसा ही मुझे बोलने वाले हो। थैंक यू। थैंक यू। मेरा नाम सर्वेश गुप्ता है। मेरे पेरेंट्स यूएस में रहते हैं। भाविन भाई का सेशन मैंने एक बार पहले भी अटेंड किया था, सेम सेशन। इत्तेफाक से उस समय भी और इस समय में दोनों बार सेशन ऐसे समय पे हुआ जब वहाँ पर रात होती है, जिस समय बात नहीं हो सकती। उस समय भी और आज भी मैंने उनको ईमेल द्वारा अपने भाव व्यक्त किए हैं और मुझे इस बात का पूरा एहसास है कि मैं उनके बहुत नज़दीक उस समय भी हुआ, क्योंकि उसके बाद जब उन्होंने वो ईमेल मेरी पढ़ी थी तो उन्होंने बहुत भाव विभोर होकर के मुझसे बात की और मुझे बहुत प्रेम का अनुभव हुआ, जो मैंने आज वापस से मेरे अंदर वो अनुभव है। इसलिए मुझे बड़ी खुशी है कि मैं यहाँ हूँ। एंड थैंक यू भाविन भाई। थैंक यू। मेरा नाम आभा धीरन है। मैंने अपने पापा को फ़ोन लगाया, उनसे बात करी। मैंने बोला कि पापा थैंक यू, आपने मुझे जन्म दिया, मेरे को पाला पोसा बड़ा किया, मुझे बहुत अच्छे संस्कार दिए। पापा बोले क्यों बेटा तू आज ऐसा क्यों बोल रही है? तो मैंने कहा पापा मैं आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं एक प्रोग्राम में आई हूँ जिसमें आइए धन्यवाद करें माता पिता का। बोले तुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तू ऐसा क्यों फ़ोन कर रही है? मैंने कहा नहीं पापा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको बस धन्यवाद करना चाहती। थैंक यू। बहुत बढ़िया, थैंक यू। मैं अलका संखला। मेरी माँ 85 की है, अभी गांव में रहती है, अकेली रहती है। अभी मैंने फ़ोन किया। वैसे भी मेरी माँ बहुत बोल्ड है और उसने मैं आज जिस ऊंचाई पर पहुंची हूँ वो माँ के कारण। अभी जब मैंने माँ को फ़ोन किया तो माँ ने बोला मुझे तो मेरी माँ की याद आ रही है, क्योंकि मेरी माँ तो एक फर्स्ट से खाली पहली स्कूल में पढ़ी थी, एक ही क्लास पढ़ी थी, पर मेरी माँ मुझे पढ़ने की प्रेरणा दे रही थी, इसलिए उसने मुझे प्रेरणा दी। तो आज मैंने बहुत सारी डिग्रियाँ ली है। तो ये डिग्रियाँ ली, मेरी माँ बाप की परिस्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, पर मुझे याद है माँ ने एक गहना बेचा था। और मेरे पिताजी गांव में खेत में रहते थे, तो हमारे पढ़ाई के लिए माँ शहर में आ गई थी और पिताजी गांव में रहते थे। तो इतना सारा मैंने बताया कि वो सब मुझे आज याद आ रहा है। मैं आपको ही कहती हूँ 2 शब्द, माता पिता। माँ, मान रखो, सम्मान रखो माता पिता का, ताउम्र उनकी सेवा करो, कभी अपने आप एक पल भी उनसे मत भूलो, उनको मत भूलो, उनको मत। थैंक यू। यहाँ पे सब मेरे से बड़े होंगे। जस्ट 9th स्टैंडर्ड। माई नेम इज़ अवधि जैन। मैं यहाँ पे मेरी फ्रेंड के साथ आई हूँ एंड आई डोंट नो व्हाट टू स्पीक राइट नाउ, बिकॉज मैंने अपनी मॉम से जस्ट फ़ोन पे बात की। आई सेड हर थैंक यू फॉर एवरीथिंग व्हाट शी डिड फॉर मी। She said there's no need to thank, because we did it because we wanted, because we love you all. So it's not that we have to thank her for everything, but it's because it's her wish that she wants to give us, she wants to see us bright, big. Because of that, she has given us all, and it's our responsibility that we return it to her in all the ways we can, by loving her, by thanking her, and by all the means which I can do, I would do when I grow up. Because seeing you people, I feel that no, the youth of India can do much more, much better for our parents. Thank you. थैंक यू। जितने भी लोग यहाँ आए सबको एक साथ एक्नॉलेज कर लेते हैं। जिन्होंने बातचीत की उनका मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। मेरे माता पिता के प्रति अगर मैं कोई ऋण चुका सकूँ तो मैंने यही एक रास्ता देखा, क्योंकि कोई कमी नहीं थी हमारे घर पे पैसे की या कोई और चीज़ की। लेकिन यह एक चीज़ है, मेरे पेरेंट्स यहाँ बैठे हैं, मैं उनका बहुत धन्यवाद करता हूँ कि मुझे इस लायक बनाया कि मैं यहाँ आज आपके सामने खड़ा रह के बोल सकूँ। मैं मेरे पेरेंट्स को कहूँगा कि वो यहाँ आगे आए। आज तक कई लोगों ने शेयरिंग किया, अपने माता पिता हयात नहीं है। मेरी उनको एक रिक्वेस्ट है, उनके लिए यह एक ही रास्ता है, यहाँ से घर जाना, अच्छे कपड़े यानी चोखे कपड़े पहनकर उनके सामने बैठना और उनका जो भी फोटोग्राफ या छवि हो उसके सामने बैठ के अपने जो भी कुछ लिखा है वो पढ़ लेना। आज तक जो भी रुकावटें हैं
सब दूर हो जाएगी और वो जहां भी होंगे वहां से आपको उनके आशीर्वचन मिलेंगे। अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैंने पहले कहा था, ये कोई टीवी या कोई प्रवचन या लाइक कोई मूवी शो नहीं है। 2 घंटे देखा, बंद किया और चले गए। मैं नहीं चाहता हूं कि कोई हमको पूछे कि 3 इडियट कैसा मूवी था और हम 6 महीने बाद किसी को बोले बहुत अच्छा था, अटेंड करने जैसा था। ये सेशन, मुझे ऐसा सेशन नहीं बनाना है कि 6 महीने बाद आप कहे कि बहुत अच्छा सेशन था, बहुत मजा आ गया। मुझे वो मजा नहीं चाहिए। मैं चाहता हूं यहां बैठा हुआ हर एक इंसान अपने आप को एक कमिटमेंट दे, मिनिमम एक कमिटमेंट, एक प्रॉमिस। जब तक अपने पेरेंट्स जिंदा रहेंगे या जब तक मैं जिंदा रहूंगा, तब तक ये एक चीज मैं करूंगा। वह यह भी हो सकता है उनको हाथ पकड़ के मंदिर ले जाना, वो यह भी हो सकता है कि उनके पैर पड़ना, यह भी हो सकता है साल में 3 या 4 दिन उनकी मनपसंद जगह ले जाना, और यह भी हो सकता है कि हर रोज 10 मिनट शांति से उनके साथ बैठना। कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर हम कुछ भी नहीं लेंगे तो एक मूवी शो हो जाएगा। वो हमको नहीं करना है। लिखो, हमारे पास टाइम बहुत कम है। मेरी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज फटाफट लिखना। हम सेशन कंप्लीट करने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। मैं धन्यवाद करता हूं भगवान का कि मुझे इंसान के रूप में जन्म दिया। मैं धन्यवाद करता हूं मेरे माता पिता का, मुझे इस लायक बनाया मैं यहां खड़ा रह के बोल पाऊं। मैं धन्यवाद करता हूं भांटिया कंसल्टेंसी का, जिन्होंने ये पूरा प्रोग्राम स्पॉन्सर किया, मेरे पे ट्रस्ट रखा कि भाविन तू कुछ भी बोलेगा ऐसा ही बोलेगा जो लोगों को छू जाएगा। मैं धन्यवाद करता हूं ये तीनों संस्थाओं का जिन्होंने सपोर्ट किया और यहां पे ऐसे ऐसे लोग आए जो जीवन में माता पिता की वैल्यू करते हैं। मैं धन्यवाद करता हूं मेरी वाइफ और मेरे बच्चों का, जिन्होंने मुझे फ्रीडम दी मैं ऐसे सेशंस सूरत, गुजरात या उसके बाहर जाके भी लीड कर सकूं। मैं धन्यवाद करता हूं यहां मैनेजमेंट सिस्टम, मेरे साथ आई हुई असिस्टिंग टीम, प्रोजेक्टर, माइक और मीडिया वालों का, जिन्होंने यहां पे जो कुछ भी सपोर्ट करना चाहा और वो किया, जिससे ये सेशन इतना अच्छा बन पाया। अगर मेरे माता पिता, भगवान, ये सब कुछ, ये हॉल सब कुछ मिला होता, लेकिन आपकी चेयर में बैठा हुआ अगर एक भी इंसान यहां नहीं होता तो मैं ये सेशन किसको देता? आपकी चेयर में बैठे हुए हर एक इंसान को मैं धन्यवाद करता हूं, उनको आभार व्यक्त करता हूं और यह सेशन को मैं कंप्लीट डिक्लेयर करता हूं। थैंक यू वेरी मच।